नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 के राजस्थान अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखते रहें, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल के साथ अंत तक बने रहें और अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश में सबसे पहला प्रश्न है, आड़ती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आड़ती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कोटा है। दूसरा प्रश्न हमारा है, राजस्थान में सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? तो आपको बताना है निम्बाड़ा, मोडक, नीम का थाना और लाखेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाखेरी। और लाखेरी की स्थापना जो हुई थी 1914 में हुई थी। ज्वार सागर बांध किस जिले में स्थित है? ज्वार सागर बांध आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी पर जो बने हुए हैं और इसका संबंध कोटा जिले से है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन जिस मिट्टी से होता है उसका नाम बताइए। लेटराइट, काली, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी। काली मृदा में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है और ये दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वे मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है कहलाती है लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और भूरी मिट्टी। तो इसमें आंसर होगा 3 नंबर, जलोढ़ मिट्टी। जो जल कोडे हुई जो मिट्टी हुई होती है उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान कौन सा है? तो उसका आंसर देना होगा चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, जवाई लूणी जवाई बेसिन और घग्गर का मैदान। इसका आंसर हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन। किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? तो इसको देखो, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका नाम हो जाएगा घग्गर नदी, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। सीवन एवं तुड़ीगम किस क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है? तो इस घास का नाम है पश्चिम मरुस्थल में ये घास पाई जाती है। सीवन को देखो सेवन भी बोलते हैं और तुड़िंग को तुड़ी बोलते हैं, तुड़ी। राजस्थानी भाषा मारवाड़ी में से सीवन जो घास पाई जाती है, सेवन जो मीठी घास होती है और बहुत उपयोगी है। प्रश्न नंबर 6 है, राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है? तो राजमहल क्षेत्र में गार्नेट नामक खनिज है जो सर्वाधिक पाया जाता है। हमारा लेसन नंबर 2 है, राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। लगान वसूलने की विधियां हैं। मध्यकालीन देखो राजस्थान की जो व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। लगान वसूलने की 3 विधियां थी, जिसमें लाटा, कुंटा, अन्य पद्धति, ये सभी। तो इनमें ये अन्य सभी हो जाएगा। कौन सी प्रणाली में सामंत शासकों और जागीरदार किसानों को जितनी गुगरी जो ब्रैकेट में दिया हुआ बीज देता था उतना ही अनाज लगान कर के रूप में देता था? इसका जो पद्धति थी उसका नाम है गुगरी पद्धति। ठीक है ना। ये थोड़े नए शब्द है आपके लिए, थोड़ा एक बार आपको ऐसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा पदाधिकारी सेना और किलों पर होने वाले खर्च का वेतन रखता था तथा सामान की रेख का भी हिसाब रखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा देखो नायब बख्शी। जो सेना किलो पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था और सामंत की रेख का भी। रेख जो होती थी वो एक लगान का एक मतलब एक जो पद्धति थी उसका नाम है रेख। ठीक है। चौथा प्रश्न है, जागीर भूमि कितने प्रकार की होती थी? तो मध्यकालीन राजस्थान में जो जागीर की भूमि होती थी वो 4 प्रकार की होती थी। पांचवा प्रश्न है, एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। प्रश्न नंबर 6 है, सेना विभाग का प्रमुख होता था? सिकदार, नायब बख्शी, दीवान बख्शी, मुहब्बत। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान बख्शी। बापीदार किसान होते थे? तो बापीदार किसान कौन से होते थे? जो खेत के सेवक होते थे, जो खेत के किराएदार होते थे, चौकीदार होते थे, या अपने खेत के स्वामी होते थे। जो अपने खेत के स्वामी होते थे वो बापीदार किसान कहलाते थे। ठीक है। सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया है? तो इसका जो उल्लेख किया वो है कर्नल जेम्स टोड। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? जागीर शब्द है जो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? तो जो खालसा भूमि होती थी वो सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। सबसे पहले खालसा भूमि को देखो अकबर ने घोषित किया, उसके बाद में औरंगजेब ने भी एक खालसा भूमि घोषित किया था। औरंगजेब में आपको पता होना चाहिए कि जो जोधपुर वाला जो भाग है वो भी खालसा रहा हुआ है। और उससे पहले अकबर ने जो राय सिंह को जो किला सौंपा था उससे पहले उसको जो चंद्रसेन से जो किला विजित किया था अकबर ने, वहाँ पे भी सबसे पहले उसको खालसा घोषित किया था। उसके बाद में राय सिंह को सौंप दिया।
भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको 200 इसका याद रखना होगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर की सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 2011 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर, जालोर, गंगानगर और डूंगरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर, जो सबसे उत्तरी भाग पर स्थित है राजस्थान के। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा में राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। और अगर आपको पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पूछे तो अब झुंझुनू हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा जालौर। और महिला में न्यूनतम पूछे तो आपका भरतपुर हो जाएगा, सॉरी धौलपुर, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, 994 में इसके जो लिंगानुपात संख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम हो जाएगा, देखो आपको आंसर मिल गया हो गया, ये धौलपुर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9, ये देखो 8 की जगह 9 टाइप हो गया है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको जयपुर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल में जो ज़्यादा निवास, जिस क्षेत्र में ज़्यादा निवास जनता ज़्यादा निवास करती है वो उसका जनसंख्या जो घनत्व कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है, तो जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ पर जो घनत्व है वो 17 है। आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास, नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था, नरेगा का प्रारंभ देखो, जो अधिनियम बना था नरेगा का, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो अधिनियम 2005 में बना था, उसको लागू 2006 में किया गया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू आया, तो 24 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। जो अधिनियम था वो 1993 में बना था। और राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम बना था वो किसके तहत बना था, वो 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां पंचायती राज वाला, उसके तहत हुआ था, ठीक है। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ग्राम समृद्धि योजना जो प्रारंभ हुई थी 1999 में प्रारंभ हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया था, उसकी डेट थी 24 दिसंबर 1986। तो आपको अगर पूछ ले कि उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है, तो वैसे तो देखो 24 दिसंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और वैसे हमारे जो भारत में मनाया जाता है वो भी 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता हुआ था उसके तहत ये डेट घोषित कर दी थी। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1976 को यह अधिनियम पारित किया है। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन कब गठित किया गया था, तो MRTP गठित किया गया था 1969 में। जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है, तो जिला न्यायालय 20 लाख रुपए तक का मामला सुन सकता है। उसके बाद में 20 से 1 करोड़ तक के मामले, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है उसमें, उसके बाद में जो उससे ऊपर होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें देखो जो राष्ट्रीय आयोग है, जो हमारा उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग जो बना हुआ है, उसमें अध्यक्ष के साथ में 5 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। मतलब एक अध्यक्ष हो जाएगा, उसमें 4 सदस्य हो जाएंगे, तो कुल 5 हो जाएंगे, ठीक है। 1 लाख रुपये तक की शिकायत करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित है, तो 100 रुपये शुल्क लगते हैं, जिसमें हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत देखो वैसे शिकायत हम 200 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा हम जो अपील है ना, अपील वो 30 दिन के भीतर करवानी होगी, बाद में अपील को नहीं लिया जाएगा न्यायालय में। तो इसका सीधा सा भी ये है कि जो अपील की जो सीमा है वो 30 दिन है, और जैसे हम कोई शिकायत दर्ज करते हैं वो 200 दिन में कभी भी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में लोकसभा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी दी गई थी, तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो मंजूरी दी गई थी वो 9 अप्रैल 1985 को दी गई थी, ठीक है।
उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो जो राज्य था उसका नाम है महाराष्ट्र। और भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो है चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। इसी के साथ ये अगला मैं जो सेशन है वो मैं जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। इसी चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और शेयर करें इसको।